Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the series of information security that is CS 205 और इंशाल्लाह जो है वो हमने इस लेक्चर में जो है टॉपिक नंबर 221 से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो इफ़ यू डू रिमेंबर हम कंट्रोल्स अपेंडिक्स की बात कर रहे थे, कंट्रोल्स की बात कर रहे थे, किस चीज़ के कंट्रोल्स की, ISO के 2013 वर्जन की, जिसे हम गोल्डन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में हम इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS कह रहे होते हैं। और हम इसके कंट्रोल्स अपेंडिक्स जो हैं वो देख रहे थे और बेसिकली हमने इसमें पार्ट 8 जो है उसकी डिस्कशन कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने बात करनी है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल की। और जैसे हमें पता है कि हर कंट्रोल के आगे फिर कुछ सब कंट्रोल्स, कुछ सब पार्ट्स जो हैं वो आ रहे थे। सो हम उनकी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में सबसे पहले आपके पास बात आ जाती है नेटवर्क कंट्रोल्स की, ठीक है। नेटवर्क कंट्रोल्स में हमने बेसिकली ये देखना होता है कि जो भी हमारे सिस्टम पे मौजूद नेटवर्क्स हैं उनको इस वे में मैनेज और कंट्रोल किया जाएगा कि उनके अंदर जो भी मौजूद इन्फॉर्मेशन है, जो भी वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, जो भी डेटा रिजाइड कर रहा है वहाँ पे, वो हम सेफ़ वे में उसको प्रोटेक्ट कर सकें और हम ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। अच्छा, अब कुछ नेटवर्क सर्विसेज जो भी आपके कंपनी के सिक्योरिटी पोस्चर में होंगी, हमने ये मेक श्योर करना है कि उनके सर्विस लेवल्स, उनकी सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स, उसके अलावा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए और फिर बाद में जो है वो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस में भी बाद में ऐड करें, ताकि कोई नया एम्प्लॉई, कोई स्टाफ मेंबर ऐड हो रहा है तो मतलब उसे भी पता हो कि उसने नेटवर्क सर्विसेज को जो है वो किस हद तक और किस वे में जो है वो ऐसे यूज़ करना है और फिर थर्ड पार्टी से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ भी बात आ जाती है कि दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन हाउस और आउटसोर्स्ड, कि जो भी आपके पास नेटवर्क सर्विसेज हैं, चाहे वो विद इन द कंपनी आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो सर्विस, या फिर उसको आउटसोर्स किया गया है। और मैंने आपको बताया था आउटसोर्सिंग क्या होती है, कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल फंक्शंस के लिए किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं तो वो बेसिकली है आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो चाहे वो इन हाउस कोई सर्विस है या आउटसोर्स्ड वे से आई है आपके पास, आपने क्या करना है कि उसकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि सेग्रीगेशन इन नेटवर्क्स। अब आपने क्या करना है कि अपने नेटवर्क में यूज़र्स को, उसके अलावा सर्विसेज को और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको, मतलब एक एक तरह की सर्विस को एक कैटेगरी में, एक तरह के यूज़र्स को एक कैटेगरी में, इस तरह से करके आपने सेग्रीगेशन करनी है, सेग्रीगेट कर देना है नेटवर्क्स को। और सेग्रीगेट करने का मतलब होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी को अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट कर देना है आपने, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जितना आपका नेटवर्क जो है वो सेग्रीगेटेड होगा इनटू मल्टीपल यूज़र्स और मल्टीपल कंप्यूटिंग सिस्टम्स, हम हर इंडिविजुअल लेवल पे, हर सेग्रीगेटेड कंप्यूटर पे ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में नेक्स्ट कंट्रोल की हम बात करते हैं, विच इज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। सो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में पहले बात आ जाती है पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की। तो हमने मेक श्योर करना है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें मौजूद IT एसेट्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए, कि जो भी फॉर्मल ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो कंट्रोल्स हैं, वो सब अपनी जगह पे रहें, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से फ़्लो करके अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, उनको जो है वो अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन का जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है एक्सटर्नल पार्टीज़ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में, उनका जो एग्रीमेंट है दरमियान में, वो जो है वो ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विस आपने जो है वो ज़रूर लाजमी तौर पे एग्री करवा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है लेक्चर नंबर 222। अच्छा, अब हमने देखना है पार्ट 9 इसी कंट्रोल्स अपेंडिक्स का, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब हमने प्रीवियस मॉड्यूल में जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन सिक्योरिटी की बात की थी, राइट। अब हमने इसी की डिस्कशन को कंटिन्यू करना है और अब हमने नेक्स्ट कंट्रोल देखना है, विच इज़ सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पहले कंट्रोल की, या पहले कह लें सब कंट्रोल की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके सिस्टम में, आपके सिक्योरिटी पोस्चर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको आपने एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। और इससे बेटर वे में क्या होगा कि जो भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं,
वो मज़ीद उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग हो जाएगी और वो बेटर वे में जो है वो थर्ड पार्टीज़ के साथ या दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिंग एप्लीकेशन सर्विसेज ऑन पब्लिक नेटवर्क्स। अब क्योंकि जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं वो ज़्यादा क्लाइंट्स, ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा हद तक जो है वो वाईफाई और इंटरनेट जो है वहाँ पे एक्सेस ज़्यादा अवेलेबल होती है। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ज़्यादा इंटरनेट की एक्सेस अवेलेबल होती है तो वहाँ पे अल्टीमेटली सिक्योरिटी होल्स के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसी एप्लीकेशन सर्विसेज जो आपके पब्लिक नेटवर्क्स में मौजूद हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की आईटी एसेट्स को जो है वो आपने मज़ीद जो है वो सिक्योर करना है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट से, उसके अलावा अनऑथराइज डिस्क्लोजर के लाइक जिस तरह कॉपीराइट के इश्यूज़ वगैरह होते हैं कि हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हैं लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं थी, ऑथेंटिकेटेड नहीं थी, वैलिड नहीं थी। तो इस तरह के सिनेरियोज़ को अवॉइड करने के लिए, इस तरह के सिनेरियोज़ से बचने के लिए मेक श्योर करें कि जो भी एप्लीकेशन सर्विसेज जो आपके कंप्यूटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो पब्लिक नेटवर्क का भी पार्ट हैं, तो उन्हें आपने क्या करना है कि सिक्योर करना है, ठीक है। अच्छा, फिर बात आ जाती है सिक्योरिटी इन डेवलपमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेसेस। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टेक्निकल, यहाँ पे लाइक फर्स्ट टू जो हैं वो नहीं डिस्क्राइब किए हुए, थर्ड पे डायरेक्ट आ गए हैं कि टेक्निकल रिव्यू ऑफ एप्लीकेशंस आफ्टर ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म चेंजेस। अच्छा, अब समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है, कि जिस सिस्टम पे, जिस चैनल के ज़रिए से जो है वो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोसेस जो है वो रन कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है कि उसकी कोई फ़ीचर्स, उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स या उसकी कोई इंटरनल डिटेल्स जो हैं वो चेंज होती हैं। अगर ये इस तरह का कुछ चेंज हो रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि हर उस चेंज को आपने रिव्यू करना है और बाद में एक टेस्ट बेड पे, एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट में उसका ड्राई रन करवा लेना है कि क्या वो बाकी मौजूद सिस्टम के ऑपरेशंस के साथ, बाकी मौजूद सिस्टम की सिक्योरिटी के साथ वेल कंप्लाइंट है, इंटीग्रेट हो सकता है, इनकॉर्पोरेट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंजेस टू सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन, उनमें कोई भी अल्टरेशन को आपने डिस्करेज करना है। क्यों? क्योंकि अगर हर क्लाइंट, हर एम्प्लॉई, हर स्टाफ मेंबर ही सॉफ्टवेयर पैकेज को मॉडिफाई करता रहे अपने एंड से, अपने हिसाब से, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हर कोई जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जमा हो सकेंगे, एक बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं आपका बन सकेगा। वो हर एम्प्लॉय जो है वो अपने सिस्टम पे समझ लें कि मॉडिफाइड वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। सो कोई यूनिफाइड आपके पास रिजल्ट्स और एनालिसिस नहीं आएगी एट द वेरी एंड। सो आपने मेक श्योर करना है कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस में अगर कोई इस तरह की मॉडिफिकेशन आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको डिस्करेज करना है, उसकी हौसला शिकनी करनी है, उसको प्रमोट नहीं करना, ठीक है। लिमिटेड टू नेसेसरी चेंजेस एंड ऑल द चेंजेस शैल बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। के चेंजेस अब डेफिनेटली हर सिस्टम जो है वो डायनामिक तो होता है किसी लेवल पे, तो जो चेंजेस होने भी हैं तो मेक श्योर करें कि वो सिर्फ नेसेसरी लाइक ज़रूरी चेंज कर लें, और जो अननेसेसरी है हर यूज़र ने बस अपनी अपनी तरफ से करना है तो मेक श्योर करें कि वो ना करें, ठीक है। फिर आ जाता है सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स फॉर इंजीनियरिंग शैल बी इस्टेब्लिश्ड। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सिक्योरिटी फर्म में जो भी लाइक प्रोसेसेस जो हैं वो कैरी आउट हो रहे हैं, उनकी जो अंडरलाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो अंडरलाइंग टेक्निक्स हैं, उनको आपने बेस्टेस्ट वे में जो है वो इस्टेब्लिश करना है। फिर उनका कोई रिटर्न पीस ऑफ पेपर में उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। फिर उनको लाइक उनकी इंटेग्रिटी को आपने मेंटेन रखना है और एट द वेरी एंड आपने क्या करना है कि उनको अच्छे तरीके से अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग की। अब जो भी आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, उनके जो भी फीचर्स हैं, जो भी ट्रेड्स हैं, उनके टेस्ट्स आपने करने हैं, उनके ड्राई रन करवाने हैं, ठीक है। और ये कब करने हैं? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हमने CS 504 में पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इफ़ यू डू रिमेंबर, कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी अर्लियर फेज़ में, लाइक फॉर सपोज रिक्वायरमेंट गैदरिंग के जो सबसे बेसिक फ़ेज़ है, जो सबसे स्टार्ट वाला फ़ेज़ है, अगर उसी पे आप मेन चीज़ें जो हैं वो गौर करें और उन पे अच्छे से काम करके आप अच्छा सिस्टम बिल्ड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि पूरा सिस्टम तैयार कर लिया और बाद में पता चला कि अच्छा इसमें तो ये डिफेक्ट रह गया। तो उस वक्त मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस आता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, समझ लें। तो इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपके सिस्टम सिक्योरिटी फंक्शंस हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनको डेवलपमेंट के दरमियान ही उनकी टेस्टिंग कर लेनी है, और कोई करेक्टिव एक्शंस लेने वाले हैं तो वो भी लाइकवाइज आपने ले लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट डेटा की। अब टेस्ट डेटा वो होता है जिसे समझ लें आसान लफ्ज़ों में सैम्पल डेटा, के आपके पास क्योंकि एक बिग डेटा होता है, समझ लें क्लाउड ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो डेटा या इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। तो अगर आपने कोई नई एक्टिविटी, कोई नया जो है वो
सिस्टम, कोई नया प्रोसीजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर में लेके आना है। तो अब ये ठीक है कि जितना भी ज़्यादा बेशुमार डेटा मौजूद था उस सब पे ही आप वो टेस्ट कैरी आउट करवा लें, या ये बेहतर है कि उस डेटा का आप छोटा सा पोर्शन लें और उस पर पहले टेस्ट कैरी आउट करें। अगर तो सक्सेसफुल वो रन कर जाता है, आपके पास गुड रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर बाकी डेटा पे भी एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। तो वो जो टेस्ट डेटा होता है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ 223। अच्छा, अब यहाँ पे पार्ट 10 आ गया हमारे पास कंट्रोल्स अपेंडिक्स का, और यहाँ पे सप्लायर रिलेशनशिप्स को जो है वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास इस कंट्रोल का एक सब कंट्रोल आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर सप्लायर रिलेशनशिप्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद सप्लायर्स एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स शैल बी एग्रीड विद द सप्लायर एंड डॉक्यूमेंटेड। अब एक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एक उसका सिक्योरिटी कल्चर है। आपके पास कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास आईटी एसेट्स हैं, आपका स्टाफ है, ठीक है। एक तरफ ये है और एक तरफ है सप्लायर। अब सप्लायर नाम से पता चल रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो सप्लाई कर रहा है। अब वो क्या सप्लाई कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल रूटीन के लिए जो चाहिए हो, या फिर वो कोई सर्विस भी हो सकती है, जैसे आउटसोर्सिंग का मैंने आपको बताया था। तो कहने का मकसद है कि जो भी सप्लायर है, जो थर्ड पार्टी किसी भी वे से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है नॉर्मल रूटीन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी सिक्योर ग्राउंड पे जो है वो आपने मेंटेन रखने हैं, और हर चीज़ को जो है वो आपने साथ के साथ जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी लेके आना है, ताकि एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई लाइक चीज़ रेजोनेट करती हुई नहीं नज़र आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से हमें रोल बैक करने की ज़रूरत है, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है वो सारा कुछ अवेलेबल हो, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स का जो है वो सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब बात आ जाती है एड्रेसिंग सिक्योरिटी विद इन सप्लायर एग्रीमेंट्स। अब जो भी वो टर्म्स ऑफ सर्विस या टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आपने एग्री करवाए थे, उसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि लाइक वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स सिक्योरिटी की जो है वो आपने इस्टेब्लिश रखनी है, ठीक है। और कभी भी किसी भी टाइम पे एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको उस रिटन पीस ऑफ पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े, या उसको कहीं आपने स्टोर करना है, उसको वेल कम्युनिकेट करना है थर्ड पार्टी के साथ, या फिर अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना है, तो कहने का मकसद है कि जो भी एक्टिविटी है रिलेटेड टू सप्लायर एग्रीमेंट, आपने मेक श्योर करना है कि वो आप सिक्योर बेसिस पे जो है वो कैरी आउट करें, ठीक है। अब बात आ जाती है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ सप्लायर सर्विसेज। अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सप्लायर सर्विसेज जो भी होंगी, मे इट बी अ प्रोडक्ट और मे इट बी अ सर्विस, जो मर्जी हो, आपने उसको मॉनिटर करना है, उसको एनालाइज करना है, एक चेक एंड बैलेंस आपने रखना है, और डेफिनेटली आपने क्या करना है, रिव्यूज़ का करना है। इससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हम थर्ड पार्टीज़ के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ हमारी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारा जो भी रिलेशनशिप चल रहा है प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए, वो सेफ़ ग्राउंड पे है या नहीं है, और हमारी कंपनी के बेनिफिट में ये सब कुछ जा रहा है, बजट फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। फिर मैनेजिंग चेंजेस टू सप्लायर सर्विसेज। फिर अगेन सप्लायर सर्विसेज में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन, कोई अल्टरेशन, तो मेक श्योर करें कि वो भी आपने जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखा हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी रिस्क में, किसी थ्रेट में ना आ रही हो, जो उसका पहले से सिस्टम है वो वेल कंप्लाइंट रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं लेक्चर नंबर 224। So it's the part 11 of ISO 2013 standard, which is basically the golden standard, और हम इसे जो है वो ISMS भी कह रहे होते हैं, which is very important from MCQ point of view। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब इंसिडेंट्स मैंने आपको मिड टर्म्स में बताया था कि इंसिडेंट क्या होता है, लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की लैंग्वेज में या इस फील्ड में हम इंसिडेंट किसे कहते हैं। मतलब इंसिडेंट कोई भी आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, कोई सिक्योरिटी हैक हो सकता है, कोई सिक्योरिटी अटैक हो सकता है, जैसे वो वानाक्राई रैनसमवेयर का हमने देखा था, या मतलब एक बांग्लादेश का स्विफ्ट बैंक का कोई हैक था। तो मतलब इस तरह की जो हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए जो कंट्रोल है आपके पास, जो ISO जो है वो डिफ़ाइन करता है, वो बेसिकली कंट्रोल नंबर है 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास आ जाता है, इनको आपने जो सिर्फ हेडिंग्स है उनको एक बार रीड आउट कर लेना। अब इनकी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स। अब कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में समझ लें कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, कि सिक्योरिटी हैक हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो आपने रिपोर्ट करना है टाइमली मैनर में, ठीक है। टाइम से आपने रिपोर्ट करना है, ताकि वो कोई
करेक्टिव एक्शन, कोई रेलिवेंट एक्शन जो है वो ले सकें, ठीक है, एज़ सून एज़ पॉसिबल। देन यू हैव रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वीकनेसेस। अब जो भी सिक्योरिटी वीकनेसेस होती हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जो सिक्योरिटी होल्स होते हैं आपके सिस्टम में, आपने मेक श्योर करना है कि वो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जो है वो आप टाइम विद इन टाइम जो है वो आप रिपोर्ट करें, ताकि उसके लिए भी जो है वो करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। बेटर लेट देन नेवर। वेल, रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग, अब फॉर सपोज जूनियर स्टाफ ने, जूनियर एम्प्लॉयज़ ने हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी होल है, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। तो अब ये हायर अथॉरिटीज़ या हायर जो भी कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं, जो हायर डीन है आपकी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब भी रिस्पॉन्ड करना है तो आपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना है। देन लर्निंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी इंसिडेंट, कोई सिक्योरिटी मिसहैप हो गया तो आपने उसे लर्न करना है और फ्यूचर इंसिडेंट से बचना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 225। ये है पार्ट 12 और इसमें हमने कंट्रोल देखना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मैनेजमेंट। अब बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान, ये सब कुछ हम पहले काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ यू डू रिमेंबर। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो कंट्रोल नंबर 17 है वो आपको ये बता रहा है कि अगर आपने बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी मैनेजमेंट में ISO स्टैंडर्ड को साथ लेके चलना है तो उसके क्या एस्पेक्ट्स, उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या उसके फैसेट्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की और अपनी बिज़नेस कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, इस बात की ऑर्गेनाइजेशन को काबिल होना चाहिए कि वो इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके, अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सके एडवर्स सिचुएशंस में भी, ठीक है। एडवर्स सिचुएशंस आपके पास कोई क्राइसिस की, कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन हो सकती है। सो जो भी डायनामिक सिचुएशन आपके पास चेंज होती है, इट शुडेंट अफेक्ट इन एनी वे द कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो वंस यू आर डन विद प्लानिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट, राइट। सो अब आपने मेक श्योर करना है कि जब हम इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी को, तो आपने सबसे पहले एक वेल स्ट्रक्चर्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान जो है इस्टेब्लिश करना है। दैन उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसकी करनी है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एंड एट द वेरी एंड आपने उन प्रोसीजर्स को, उन सारी फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो आपने मेंटेन भी रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी कल्चर जो है, जो सिक्योरिटी पोस्चर है, वो इस बात के काबिल होना चाहिए कि वो उसको अच्छे तरीके से फेस कर सके। देन नेक्स्ट कंट्रोल आ जाता है वेरीफाई, रिव्यू एंड इवेलुएट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंटिन्यूटी। ये भी नाम से पता चल रहा है कि जो भी आपने प्लान लाइक क्रिएट किया, डेवलप किया और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसकी वेरिफिकेशन, वैलिडेशन करनी है टाइमली, फिर उसका रिव्यू भी आपने करना है, एनालाइज भी करना है, एंड डेफिनेटली आपने उसको इवेलुएट भी करना है, ताकि कल को हमें कोई सिमिलर सिचुएशन, कोई सिमिलर सिनेरियो मिलता है तो हम बेटर वे में उसको कोप अप कर सकें, डील कर सकें, ठीक है। वेल, अब आ जाते हैं रिडंडेंसीज़। अब रिडंडेंसीज़ क्या होते हैं कि लाइक जैसे एक चीज़ को मैंने कॉपी किया और कई जगह मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो इट मीन्स कि मैंने उसकी रिडंडेंट कॉपीज़ बना दी, मैंने मल्टीपल कॉपीज़ बना दी, इसको कहते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंट्रोल में हमने ये देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, के जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके आपकी फर्म में जो भी फैसिलिटीज़ इस तरह की हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही हैं, वो अवेलेबल रहें, ठीक है। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो टाइमली वे में जो है वो आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर कैरी आउट करना है एंड यू लाइक रन शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहनी चाहिए, और ये आपने किस कंट्रोल के अकॉर्डिंग मेक श्योर करना है, कंट्रोल नंबर 17 के, और ये बेसिकली इसका एक सब पार्ट है, ठीक है। अब आ जाता है लेक्चर नंबर 226। अच्छा, अब ये पार्ट 13 है और इसमें हमने कंप्लाइंस की बात करनी है। कंप्लाइंस देखें, इसे कहते हैं कि लाइक आप की जो अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टर्म्स में ही बात करें तो कंप्लाइंस ये होगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अंदर जो भी, मतलब उसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, और वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स, तो वो गवर्नमेंट के या फिर किसी भी ऑफिशियल लॉ एंड
रूल्स को वायलेट ना करें, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी काम करना हो तो हम कहते हैं कि एक कंप्लाइंट है, कंप्लाइंट टू रूल है, क्या मतलब इसके अकॉर्डिंग है, कोई वायलेशन नहीं की गई, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लेजिस्लेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी लाइक लेजिस्लेटिव, आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं लेजिस्लेटिव, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अप्रोच है उन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो सारे डिफरेंट टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में क्या है कि अगर हम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि गवर्नमेंट के या मतलब जो भी आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी जो रूल बुक है कह लें, उनको पहले आपने आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपने मेक श्योर करना है कि सारे जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम कौन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी कल्चर, ठीक है। देन आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जब भी जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स की, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बात आती है तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इसी तरह वहाँ पे इंटेलेक्चुअल कॉपी राइट्स, हमने मेक श्योर करना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो इस तरह की कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नई हार्डवेयर डिवाइस जो है वो लॉन्च कर रही है, समझ लें, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंप्लाइंट जो है वो किसी लॉ को जो है वो ब्रेक तो नहीं कर रही, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये आ जाता है कि आपने जो भी चीज़ जो है वो न्यू स्टार्ट करनी है, बी इट लेट इट बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हमने क्या करना है कि वेल डॉक्यूमेंटेड वे में आपने प्रोसीजर्स जो हैं वो कैरी आउट करने हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते होने चाहिए, ठीक है। फिर बात आ जाती है इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अप्रोच है, जो भी मेथड है, जो भी स्ट्रेटजी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज करने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की, उसको रिव्यू किया जाए, ठीक है। और प्लान इंटरवल्स पे कह लें क्वार्टरली, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, या जिस बेसिस पे भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट किया, ठीक है। या फिर कोई फ्रीक्वेंसी सेट किया तब, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पोस्चर में, कल्चर में कोई भी सिग्निफिकेंट, कोई बड़ा, कोई मेगा चेंज आ रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि फिर से रिव्यू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने तब उसको रिव्यू करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कंप्लाइंस विद सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, के जो भी आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वो पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरह के कंट्रोल लग रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लाइंस के अंडर जो टैब है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं कंप्लाइंस से जो है वो उसने लिंक होना ही है, ठीक है। फिर आ जाता है टेक्निकल कंप्लाइंस रिव्यू। इसमें हमने ये देखना है कि जो भी टेक्निकल सिस्टम्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, वो सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है उनको रेगुलरली रिव्यू किया जाए। और किस चीज़ के लिए रिव्यू करना है, किस चीज़ के लिए क्रॉस चेक करना है, आपने ये देखना है कि वो वेल कंप्लाइंट हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लेक्चर नंबर 227। इसमें देखें यहाँ पे हाउ टू यूज़ ISO। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम पढ़े थे 1 की जगह आपको ये 2 चेंज हुआ हुआ नज़र आ रहा है। 27,001 पहले हम पढ़े थे, ठीक है। तो ये 27,002 और ये 2013 का ही बेसिकली स्टैंडर्ड है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कह लें कि उसी की एक्सटेंशन है या उसी की मॉडिफिकेशन है, और इसको जो है वो हम एक मॉड्यूल में थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे आगे जाके, ठीक है। अब MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रख लेना है कि ये जो ISO का स्टैंडर्ड है वो यहाँ से जो है वो रीनेम किया गया था, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इसको एक रेफरेंस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करें। और रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल तो करें, लेकिन किस चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए कि उन्होंने कंट्रोल्स और बेंचमार्क्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, उस चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए। तो ये जो ISO का ये वाला जो वेरिएंट है अपडेटेड, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प आउट करेगा एज अ रेफरेंस मटीरियल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि या फिर एक तो ये बात होगी कि एज अ रेफरेंस और एज अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जब भी किसी सिक्योरिटी बेंचमार्क को, किसी भी सिक्योरिटी कंट्रोल को अपने सिक्योरिटी कल्चर में, सिक्योरिटी पोस्चर में इम्प्लीमेंट कर रही होंगी, तो ये जो ISO का ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, दिस विल एक्ट एज अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा सीन क्या है, यहाँ पे देखें आप, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल आपके पास, इसमें इसके कह लें कि डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हुए हैं कि ये जो है ये सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, देन यू हैव स्कोप, ठीक है। फिर कुछ रेफरेंसेस, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, फिर टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है। ये सारा कुछ होने के बाद फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ आ जाएंगी, फिर ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, एक्सेस कंट्रोल, एसेट मैनेजमेंट। तो इसमें से हम
काफ़ी सारे पिछले वर्जन में ऑलमोस्ट सारे ही देख चुके हैं, तो थोड़ा सा कह लें ये अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट कंट्रोल रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें वो कह रहा है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, उनको प्लान इंटरवल्स पे जो है वो रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर कंटिन्यूइंग सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, के वो क्या एडिक्वेट हैं, क्या अप्रोप्रिएट हैं आपकी इन्वायरमेंट के लिए, क्या वेल सूटेड हैं या इफ़ेक्टिव हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो इस कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास होगा टाइटल, ठीक है, किसका, कंट्रोल का। फिर कंट्रोल की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी या डेफिनेशन उसे कह लें, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आ गया कंट्रोल की डेफिनेशन। एंड देन आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस, कि अगर इस कंट्रोल को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में इंटीग्रेट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो क्या गाइडलाइन रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंट्रोल वही है, द रिव्यू द पॉलिसीज़ फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस ये है कि हर पॉलिसी जो है उसका कोई ना कोई ऑनर होगा, और जो भी उसका ऑनर होगा उसके पास एक अप्रूव्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस चीज़ के लिए, कि वो डेवलप करे, रिव्यू करे और इवेलुएट करे उन सारी पॉलिसीज़ को, ठीक है। उसके अलावा उस रिव्यू में जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, सारे मौक़े को जो है वो भी आपने ऐड करना है, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अगर कभी लगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम बिज़नेस सर्कमस्टेंसेस में, लीगल कंडीशंस में रहते हुए वो वेल मैनर्ड तरीके से जो है वो हम उस चेंज को अपने इन्वायरमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि ये वाला जो वर्जन है ना, लाइक ये जो पुराने वाला है जिसे हम पढ़ रहे थे अब तक, वो ब्रीफ है और जेनेरिक है। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने डीमेरिट्स में बताया था कि जो ये 27,001 वाला वर्जन है वो ब्रीफ तो है लेकिन जेनेरिक भी है, और ये समहाउ इसका डीमेरिट भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जितनी भी जेनेरिक होती है तो हम उसको अगर अपने कल्चर में, अपने सिक्योरिटी कल्चर में जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो हमें अपनी तरफ से उतना ही काम करना पड़ता है ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट वर्जन अपडेटेड था 27,002 वाला, इसने क्लैरिफाई किया मज़ीद, और उसने बताया कि क्या रेफरेंस है, किस चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है, और मज़ीद कॉन्टेक्स्ट दिया और बहुत ज़्यादा यूज़फुल इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस के तौर पे काम किया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमारे रह गए हैं इस वीडियो में। अच्छा, अब ये आ जाता है PCI DSS वर्जन 3। PCI बेसिकली क्या है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, और DSS क्या है, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पेमेंट कार्ड्स की जो भी इंडस्ट्री है उसमें डेटा का क्या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रहेगा, वो हमने इस वीडियो में, इस मॉड्यूल में देखना है, ठीक है। तो ये जो PCI DSS है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, पहली बात तो आपने MCQs के लिए एब्रीविएशन कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये देखें कि ये जो स्टैंडर्ड है PCI DSS, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि सारी कंपनीज़ जो पेमेंट कार्ड को सपोर्ट करती हैं वो एक्सेप्ट करें, इसको प्रोसेस करें, स्टोर करें और ट्रांसमिट करें, ठीक है। और एक सिक्योर इन्वायरमेंट में हम अपने पेमेंट कार्ड्स को जो है वो यूज़ कर सकें, पेमेंट कार्ड्स हमें एक सिक्योर इन्वायरमेंट में मिल सकें, और पूरा एक नेटवर्क जो है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का वो सिक्योरली मैनेज किया जा सके। ये स्टैंडर्ड जो है वो इस चीज़ के लिए डिफ़ाइन किया गया, ठीक है। और इसको मैनेज कौन करता है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कौन से लिए आपने MCQs के लिए कर लेना है। अब वो कह रहे हैं कि SSC जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको क्रिएट किया था मेजर पेमेंट कार्ड ब्रांड्स ने, और यहाँ पे कौन कौन से पेमेंट कार्ड्स के ब्रांड्स हैं जिन्होंने PCI DSS को या SSC, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको जो है वो मार्केट में समझने लॉन्च किया था। वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर एंड JCB, ठीक है। इनको एक दो बार देख लेना अगर शॉर्ट में आ जाता है तो, सो दैट यू कैन बेटर एबल टू अटेम्प्ट वेल। अब यहाँ पे ये जो PCI DSS है उसके 6 ब्रॉड गोल्स हैं और 12 जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ये गोल्स हैं और इसके आगे जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आपने एक बार रीड कर लेना है अगर आ जाता है पेपर में तो, ठीक है। जैसे बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क एंड सिस्टम्स, तो फिर इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आपने एक फायरवॉल इंस्टॉल करना है, फिर आपने डिफ़ॉल्ट आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खुद से आपने सारे पासवर्ड वगैरह जो है वो सेट करने हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो मज़ीद सिक्योर हो। फिर प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा, के आपके लाइक जो पेमेंट कार्ड होल्डर जो भी पर्सन है जिसका कोई कार्ड है, तो हर किसी का उसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी रिजाइड कर रही है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिर मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको हम काफ़ी बार देख चुके हैं। फिर इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क्स, मेंटेन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स आपने एक बार रीड कर लेनी है।
अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे देखें कि PCI DSS की रिक्वायरमेंट्स आपको एक जगह मिलेंगी, फिर नेक्स्ट फेज़ में उसी के टेस्टिंग प्रोसीजर होंगे और फिर उसके लिए कोई गाइडलाइन आपको दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल बाय ऑथराइज्ड पार्टीज स्पेसिफाइंग रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस, की जो भी ऑथराइज्ड पार्टीज़ हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ये ज़रूरत है कि आपने ये सारा कुछ जो है सिनेरियो कैरी आउट करना है, तो आपने देखना है कि वो क्या क्या प्रिविलेजेस होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, तो उस हिसाब से अपने एंड पे आपने डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है, ठीक है। अब टेस्ट प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपने किसी भी यूज़र की आईडी का सैंपल लेना है और उसको डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल के साथ मैच करना है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो सिस्टम कैरी आउट कर रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट थी वो दोनों आपस में वेल कंप्लाइंट हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर हम ये मैच करते हैं, रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं, तो एट द वेरी एंड हमें ये पता चलेगा कि हम ये वेरीफाई कर सकेंगे कि डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अप्रूवल किसी ऑथराइज पार्टी ने किया था या नहीं किया था, ठीक है। फिर गाइडेंस या जिसे हम गाइडलाइन या प्रोसीजर कह रहे होते हैं, उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल अश्योर्स दैट दोज विद एक्सेस एंड प्रिविलेजेस आर नॉन एंड ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट, के जिन लोगों को, जिन यूजर्स को एक्सेस और ग्रांट मिली हुई है, आया वो इस चीज़ के अहल थे, ठीक है, मतलब या नहीं थे, और इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। इसी तरह रिमूव और डिसेबल इनएक्टिव यूज़र अकाउंट्स विद इन 90 डेज़, तो कोई भी ऐसा यूज़र अकाउंट जो 90 डेज़ से जो है वो इनएक्टिवेट है, ये तो आपने क्या करना है कि उसके अकाउंट को या तो रिमूव कर देना है या डिसेबल कर देना है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके सिस्टम पे डेटा पड़ा हुआ है और वो सेंसिटिव भी है, लेकिन वो डेटा आपके भी किसी काम का नहीं है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन इट मे हैपन कि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी हैकर के लिए जो है वो उसे चाहिए हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली अपने सिस्टम को मज़ीद सिक्योर बनाना पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो डेटा है वो हालांकि आपके किसी भी काम का नहीं है। तो इस केस में आपने क्या करना होता है कि सिर्फ वही डेटा अपने सिस्टम पे रखना होता है जो बेशक ज़रूरी हो या जिस लिहाज से भी जो बस आपको चाहिए हो, ठीक है। तो ताकि ये ना हो कि हम अननेसेसरी डेटा भी अपने पास रखें और एक्स्ट्रा फ्री में ही उसकी भी सिक्योरिटी हमें करनी पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि सारे अकाउंट्स जो आपको चाहिए ही नहीं, जो 90 डेज से यूज़ ही नहीं हुए, आपने उनको रिमूव कर देना है। तो मैंने इसका मकसद आपको बता दिया कि अल्टीमेटली हमारा इन्वायरमेंट जो है सिक्योरिटी का वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है कि अकाउंट्स विच आर नॉट यूज रेगुलरली आर ऑफन टारगेट्स ऑफ अटैक सिंस इट इज़ लेस लाइकली दैट एनी चेंजेस विल बी नोटिस्ड। तो ऐसे अकाउंट्स जो 90 डेज से यूज़ ही नहीं हो रहे, तो कोई हैकर, कोई कोई इलीगल पर्सन जो है अगर आके कोई इंट्रूडर उसमें कोई चेंज करेगा अभी, तो उस अकाउंट के यूज़र ने जो है उसको तो 90 डेज से यूज़ ही नहीं किया, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि कोई चेंज हो रहा है इस तरह का कि मैं उस पर कोई एक्शन लूँ या ना लूँ, ठीक है। तो इसलिए हैकर्स जो हैं वो आमतौर पे उसी तरह के अकाउंट्स को हैक कर होते हैं जो 90 डेज से या कह लेंगे ज़्यादा अरसे से यूज़ नहीं होते। सो मेक श्योर करें कि आपकी कार्ड होल्डर इंडस्ट्री में जो भी कार्ड्स आपने 90 डेज से यूज़ ही नहीं किए, कोई ट्रांजैक्शंस कोई इस तरह वाला सिनेरियो नहीं हुआ उस कार्ड पे, तो आपने जो है उस अकाउंट को रिमूव कर देना है या डिसेबल कर देना है, ठीक है। सो PCI इज़ स्पेसिफिक टू द कार्ड इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा। तो जैसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो ब्रॉडर रेंज में आ जाता है, लेकिन PCI जो है वो सिर्फ पेमेंट कार्ड्स वगैरह को डील कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं एंड इन डेप्थ हैं, डिटेल्ड हैं एज़ कम्पेयर टू जेनेरिक एंड हाई लेवल कंट्रोल्स ऑफ ISO 27001। फिर आ जाते हैं लेक्चर 229। इसमें इफ़ यू डू रिमेंबर हमने CIS सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी के कुछ कंट्रोल्स या बेंचमार्क्स की बात की थी, एंड आई टोल्ड यू कि ये टोटल जो है वो 20 बेंचमार्क्स हैं, जिनमें से जो पहले पाँच छः बन रहे थे वो मेन होते हैं, और उनको भी मिला के और बाकी सारे मिला के ये जो टोटल 20 बेंचमार्क्स हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद सिक्योर करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इनको यहाँ पे आपने कंट्रोल्स को रीड कर लेना है और फिर जितनी जितनी डिटेल्स आएंगी हम उनको देखते जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड डिवाइसेस, फिर इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, फिर सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंटिन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेमिडिएशन, कंट्रोल यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। तो इन सबको हम काफ़ी डिटेल में जो है वो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे दोबारा से कि इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड डिवाइसेस।
तो डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास, अब वो कह रहे हैं कि आपने डिप्लॉय करना है, यूज़ करना है एक ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल। लाइक ऐसा टूल होना चाहिए जो आपके आईटी एसेट्स को, लाइक उनकी एक इन्वेंट्री, उनकी एक चेक लिस्ट, उनका एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके रखे, ठीक है। अब जब हमने कहा कि कोई टूल यूज़ करना है तो व्हाट वी पर्टिकुलरली मीन कि ये टूल एक्टिव भी होना चाहिए, एक्टिव टूल्स भी हों इसमें और पैसिव टूल्स भी हों, ठीक है। एक्टिव टूल्स मैंने आपको बताया था कि अगर आईपी के वर्जन 4 या वर्जन 6 नेटवर्क एड्रेस रेंजेस के अंदर रहते हुए अगर हम कोई वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कैरी आउट करते हैं, कोई वल्नरेबिलिटी स्कैन रन करते हैं, तो वो बेसिकली एक्टिव टूल्स में काउंट होता है, ठीक है। और पैसिव टूल्स वो होते हैं जिसमें होस्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द ट्रैफिक, के ट्रैफिक जो भी आ रही होती है, इनकमिंग ट्रैफिक होती है, उस हिसाब से हम होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो एक्टिव टूल्स होते हैं उसमें हम आईपी के वर्जन 4 एंड वर्जन 6, IPv4 एंड IPv6 इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्कैन्स रन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, हमने फिर ये मेक श्योर करना होता है कि हम एक लिस्ट तैयार करें और जिसे हम वाइट लिस्ट भी कह रहे होते हैं, और उसमें आपने वही सॉफ्टवेयर्स जो हैं वही एप्लीकेशंस आपने ऐड करनी है जिनके लिए अगर आपकी कंपनी का कोई भी सिस्टम अगर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे तो उसे बार बार चेक रन करवाना पड़े, स्कैन ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि उसे पता हो कि ये वाइट लिस्ट में इंक्लूडेड है एंड आई कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इनटू माय सिस्टम ईजीली, ठीक है। तो ये सब कुछ हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग टूल्स के ज़रिए से। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें आपने इस्टेब्लिश करने हैं स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस को। फिर स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस ये मैंने आपको पिछले किसी मॉड्यूल में बताया था। स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस ये होते हैं जिसे हम कहते हैं कि मास्टर इमेजेस, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस या जो मास्टर इमेजेस होते हैं वो एक ऑल इन वन पिक्चर आपको जो है वो शो कर रहे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड की। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो स्टैंडर्ड इमेजेस हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस हैं, वो रिप्रेजेंट करें हार्ड एंड वेरिएंट्स को सिक्योरिटी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कॉन्टीन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेमिडिएशन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कॉन्टीन्यूस बेसिस पे आपने वल्नरेबिलिटीज़ को असेस भी करना है और रेमिडिएट भी करना है। और ये होगा कैसे? स्कैप या इस तरह के टूल्स जो हैं वो यूज़ करके, ठीक है। फिर आ जाता है कंट्रोल यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के, जो भी हायर एक्सेसेस की प्रिविलेजेस हैं, परमिशंस ग्रांट की हुई हैं, आपने उनको कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद स्टाफ के हर एम्प्लॉय को सिर्फ उतनी एक्सेस देनी है जितनी उसको अपने टास्क को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आपने नहीं देनी। एंड मोनिटर फॉर एनोमलस बिहेवियर के कोई रेगुलर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है तो उसको भी आपने नोट करना है और हायर अथॉरिटीज़ को फ़ौरन से रिपोर्ट करना है। फिर यहाँ पे बेस्ट कंट्रोल गाइडेंस देखें 27001 का जो वेरिएंट था ISO का, वो आपको बताता है कि व्हाट टू डू, लाइक करना क्या है। फिर नेक्स्ट जो अपडेटेड वेरिएंट था वो बताता है हाउ टू डू इट, कि करना कैसे, ठीक है। और ये जो CIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी के, ये आपको टेक गाइडेंस लाइक टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया लेक्चर नंबर 230। इसमें NIST फ्रेमवर्क, NIST फ्रेमवर्क जो है उसकी बात करनी है। इसमें अब क्या है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर वेबसाइट गाइड्स यूजर्स टू NIST रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के इन डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही होती है। कौन सी वेबसाइट? CSRC, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर। इसके अब कंटेंट्स आ जाते हैं। अब अगर MCQ में पूछ ले कि इसके कंटेंट्स में क्या है, या शॉर्ट में पूछ ले कि कंटेंट्स में कौन सा नहीं है, लिस्ट में से निकालो, तो अगर आपने ये स्लाइड गौर से देखी होगी तो आपको पेपर में याद आ जाएगा कि हाँ कंटेंट में ये था और ये नहीं था। सो गिव इट अ रीड। अच्छा, अब यहाँ पे कंटेंट में आपके पास पब्लिकेशंस आ जाती हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, रिसर्च, न्यूज़ एंड इवेंट्स, ठीक है। ITL का एब्रीविएशन देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री, ठीक है। और इसकी 2 मेन सिक्योरिटी डिवीजन्स हैं और वो कौन सी हैं? SP 800 एंड SP 1800। SP 800 कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये 1990 में इस्टेब्लिश की गई थी और अब प्रेजेंट तक है, ठीक है। और SP 1800 बेसिकली साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस गाइड्स हैं और ये 2015 से अब तक ऑनवर्ड्स अब तक जो है वो प्रेजेंट है। सो SP 800 की अगर हम बात करें, जो बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी को डील कर रहा होता है, कैटेगरी ये वाली डिवीजन, ये दिसंबर 1990 से अब तक जो है वो लाइक एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसका लाइक ये बेसिकली करता है क्या है, ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, रेफरेंस मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो SP 800 है, ये इसको सर्च किया जा सकता है NIST लाइब्रेरी कैटलॉग में।
इसी तरह NIST हैज़ अ ट्रेमेंडस लाइब्रेरी ऑफ फ्री डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स के, जहाँ पे जैसे देखें कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इन ये हाइपर लिंक्स हैं बेसिकली। आपने इसकी किसी की भी डिटेल देखनी हो तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं इधर बाय टॉपिक और बाय प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये आपके पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पूरी एक लाइब्रेरी है, वहाँ आप जाके इन सारे रिसोर्सेज को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो रेलिवेंस इज़ ऑफन एवरेज, हाउएवर डेप्थ इन एंड डिटेल ऑफ मटेरियल इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, के ये जो डिफरेंट कंट्रोल्स और डिफरेंट इसमें पॉइंट्स हैं वो आमतौर पे वेल रिलेटेड नहीं होते, लाइक एक दूसरे के साथ ज़्यादा रेलिवेंट करें, एक दूसरे से रिलेट करें हो या ना करें हो, लेकिन हर कंट्रोल बजाते खुद इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 221 टू 230। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।